हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये लेक्चर नंबर 2 है डोगरा डायनेस्टी के ऊपर। लेक्चर नंबर 1 में हमने डोगरा डायनेस्टी की फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में पढ़ा था, उनकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम महाराजा रणबीर सिंह जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब देखिए, जो महाराजा रणबीर सिंह जी थे, काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी के किंग रह चुके हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रताप सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं महाराजा रणबीर सिंह जी से। तो देखिए, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1856 से लेकर 1885 तक। ये इनका कौन सा, ये रेन का इनका टाइम पीरियड है, यानी राजा बनने वाले। तो 1856 में का मतलब है कि 1856 में राजा बने थे और 1885 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके बर्थ की बात करें तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुए थे, रामगढ़ में 1830 के अंदर, और डेथ इनकी कब हुई, 1855 के अंदर। उसके बाद इनके जो बेटे थे महाराजा प्रताप सिंह, जो इनके सबसे बड़े बेटे थे, वो नेक्स्ट राजा बन गए थे। फादर इनके ऑफकोर्स गुलाब सिंह जी थे। मदर का नाम इनकी रानी रखवाल था, और कहीं कहीं भी ये आता है कि रखवाल फैमिली से वो बिलोंग किया करते थे। रानी रखवाल उनका नाम नहीं था, लेकिन रानी रखवाल ही लिखा जाता है। अगर इनके भाइयों की बात करें, ब्रदर्स की बात करें, देखिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, महाराजा रणबीर सिंह जी कौन थे, इनकी फैमिली के बारे में, इनके बारे में पहले इंट्रोडक्शन, ओके। उसके बाद इनकी अचीवमेंट्स वगैरह, इनका कोरोनेशन कैसे हुआ, इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही, रिफॉर्म्स क्या क्या लाई, वो हम बाद में देखेंगे, ओके। तो इनके ब्रदर की बात करें तो देखिए, 2 भाई थे ये 3 भाई, यानी इनके 2 भाई थे, मिलाकर 3 हो गए। मियाँ उत्तम या उधम सिंह, देखिए कहीं पे उधम सिंह देखने को मिलेगा, कहीं उत्तम सिंह देखने को मिलेगा। तो ये उत्तम सिंह हो या उधम सिंह हो, ये एक ही आदमी का नाम है, ओके। और ये उधम सिंह कौन है, ये महाराजा रणबीर सिंह का भाई है, और इन्हीं के नाम पे उधमपुर जो सिटी है, जिसको लैंड ऑफ देविका भी कहा जाता है, ये नाम जो सिटी का रखा है, ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछा जाए कि भाई उधमपुर सिटी का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो वो कौन है, उधम सिंह के नाम पे। अगर ऑप्शन में उधम नहीं होगा, उत्तम होगा, तो आप बताओगे यार यहाँ तो कहीं उधम है नहीं, ये उत्तम कौन है। तो उत्तम सिंह भी अगर होगा, तब भी उत्तम सिंह को ही टिक करना। अब देखिए, दूसरा जो इनका भाई था उसका नाम था रणधीर सिंह, तो उसके लिए कहीं पे सोहन सिंह लिखा हुआ मिलेगा, तो कहीं पे सोन सिंह। तो सोन सिंह हो, सोहन सिंह हो या रणधीर सिंह हो, ये एक ही आदमी का नाम था। इसी तरह से रणबीर सिंह के लिए भी कहीं पे फेना सिंह लिखा हुआ होगा। कहा जाता है कि राजा बनने से पहले ही फेना सिंह कहा जाता था। यहाँ बचपन में फेना सिंह इनके लिए वर्ड यूज किया जाता था। तो फेना सिंह रणबीर सिंह के लिए, सोहन सिंह या सोहन सिंह रणधीर सिंह के लिए, जो इनका दूसरा भाई था, और उत्तम सिंह एक और भाई था जिसको उधम सिंह या उत्तम सिंह कहा जाता था। अब देखिए, मियाँ आपको जगह जगह मिलेगा, है ना, मियाँ वर्ड मिलता है। ये मियाँ क्या था, इसको मियाँ प्रोनाउंस किया जाता है, तो ये एक रेस्पेक्ट देने के लिए वर्ड यूज किया जाता था, ओके। उसके बाद देखिए, इनके कोरोनेशन की बात करते हैं। तो कोरोनेशन इनका कैसे हुआ था, रणबीर सिंह जी की मैं बात कर रहा हूँ। इनका कोरोनेशन कैसे हुआ था, महाराजा गुलाब सिंह जी बीमार पड़ गए थे लास्ट टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा एडिमा नाम की एक प्रॉब्लम उनको हुई थी, इसके ऊपर मैं आ जाऊँगा। तो उस वक्त उन्होंने खुद ही रणबीर सिंह को नॉमिनेट किया था कि ये नेक्स्ट राजा बन जाएंगे डोगरा डायनेस्टी के। तो अपने लाइफ पीरियड में ही उन्होंने इनको राजा डिक्लेयर कर दिया था। अब मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि 1856 या 57 इनकी डेथ हुई थी, लेकिन इनकी जो बेसिकली डेथ हुई थी महाराजा गुलाब सिंह जी की, वो हुई थी 1858 के अंदर। 1856 के अंदर क्या हुआ था, 56 के अंदर इन्होंने रणबीर सिंह को राजा डिक्लेयर कर दिया था। फिर ये 2 साल तक काफ़ी बीमार रहे। उसके बाद 1858 के अंदर इनकी डेथ हुई थी, ये बात याद रख लेना। फिर इसके बाद क्या होता है, एक बात याद रख लेना, जो इंपॉर्टेंट बात है, मुझे याद आई थी कि जो एडिमा था, एडिमा नाम की बीमारी से महाराजा गुलाब सिंह जी की डेथ हुई थी। मैं देख रहा था अपने 5th सेमेस्टर के नोट्स ग्रेजुएशन के, तो वहाँ पे ये एडिमा वर्ड लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐड किया। अब मुझे वहाँ पे याद आया कि जब हमें पेपर आया था, तो पेपर में हमारी मैम थी, मतलब मैम हमें हिस्ट्री पढ़ाया करती थी, तो इन्होंने क्या ट्रिक खेली थी हमारे साथ, ऑब्जेक्टिव डाला। तो ऑब्जेक्टिव में डाला था काज ऑफ डेथ ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। तो वहां पे एक ऑप्शन था एडिमा, एक ऑप्शन था ड्रॉपसी का, ओके। तो एक ऑप्शन था वाटर रिटेंशन का, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबो। हमने किस पे टिक किया था, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने एडिमा पे टिक किया था, और उसका जो आंसर था वो था ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि एडिमा को ही ड्रॉपसी भी कहा जाता है और वाटर रिटेंशन भी कहा जाता है। तो इसलिए एडिमा के जितने पॉसिबल नेम है ना, बाकी नाम है, वो सारे मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख के रखे हैं, कमेंट में थैंक यू बता देना, ओके। तो एडिमा
जिसको ओडिमा या फ्लूइड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, ड्रॉपसी, हाइड्रोप्सी, स्वेलिंग कहा जाता है। इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो गूगल करके पढ़ लेना। ये काज रहा था महाराजा गुलाब सिंह जी की डेथ का। तो जब वो इस बीमारी से, इस डिजीज से सफर कर रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने अपने बेटे रणबीर सिंह को नॉमिनेट किया था एज नेक्स्ट किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी। क्लियर है यहां तक बातें? तो महाराजा रणबीर सिंह जी राजा बन गए, बादशाह बन गए, किंग बन गए, महाराजा बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद राजा बनने के बाद इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आ गए इनके रिफॉर्म्स। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई बताओ रिवॉल्ट 1857, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना हम, उसमें रिवॉल्ट 1857 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिवॉल्ट 1857 जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है या सिपाही म्यूटिनी, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग नाम रखे हैं। ज्यादा जो फेमस है वो है रिवॉल्ट 1857 या सिपाही म्यूटिनी। तो सिपाही म्यूटिनी 1857 या रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? तो रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में। ओके, रघुनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? स्टार्ट की थी महाराजा गुलाब सिंह ने, और कंप्लीट हुई थी महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे। ओके, उसके बाद देखिए महाराजा रणबीर सिंह की बात करें तो एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा काम किया है। एजुकेशन को काफी ज्यादा बूस्ट मिला इनके आने के बाद। इन्होंने इसी रघुनाथ मंदिर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला स्टेब्लिश की थी। एजुकेशन के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। एजुकेशन काफ़ी डेवलप हुई इनके टाइम पीरियड में, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला एजुकेशन को। खुद भी ये संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर के स्कॉलर इनको कहा जाता है। संस्कृत टेक्स्ट जैसे महाभारत, भगवत गीता और उपनिषद थे, उनका पर्शियन ट्रांसलेशन भी इन्होंने करवाया। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए लाहौर में उसको सेटअप करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए का सम दिया, पैसे दिए, और बहुत सारे मकतब्स और पाठशाला जो एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उसके लिए भी, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा इनके टाइम पे जो करेंसी हुई करती थी, चिल्की रुपी हुआ करती थी और दूसरी हुआ करती थी खाम रुपए। ये चिल्की जो है ये गुलाब सिंह जी के टाइम पीरियड में भी हुआ करती थी। अब शॉल टैक्स, देखिए ट्रेड और कॉमर्स को डेवलप करने के लिए भी काफ़ी काम किया। आप देखिए जैसे शॉल टैक्स था, उसके ऊपर मतलब शॉल जो इसका ट्रेड था, शॉल का जो ट्रेड हुआ करता था, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको दागे शॉल कहा जाता था टैक्स को। तो उसको भी, उसके अंदर भी, उस टैक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन इन्होंने लाई। और यहाँ तक के जो शॉल के ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया, और सिल्क ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ इनके टाइम पीरियड में। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। सारे फैक्ट्स हैं, याद रखने वाली, इसमें समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। ये बात याद रखना कि इनको खुद पश्तो लैंग्वेज से बहुत प्यार था और पसंद करते थे पश्तो में कम्युनिकेट करना। इतना ठीक है। हाँ, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस जो है इनके टाइम पीरियड में स्टार्ट कर दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम किया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका क्या मतलब है? अब देखिए दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दूसरा होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारी की सारी पावर एक बंदे के पास केंद्रित होती है, यानी एक ही बंदा होता है, वही हर डिसीजन लेता है। जुडिशियल अफेयर में भी वही लेगा, रेवेन्यू मैटर्स में भी वही लेगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी वही लेगा, फॉरेन पॉलिसी भी वही डिसाइड करेगा, वॉर स्ट्रेटजी भी वही डिसाइड करेगा, सारे फैसले वही करेगा। इसको कहते हैं, जो एब्सोल्यूट डेस्पोट्स हुआ करते थे ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे मैंने बताया था एब्सोल्यूट डेस्पोट्स के बारे में, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की अगर हम बात करें, जब मैंने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पढ़ाया था 1688 वाला, तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिस्कस किया था। आज भी ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। वहां पे क्या होता है, एक राजा होता है, लेकिन राजा के पास पावर क्या होती है, लिमिटेड होती है। उसके आसपास जो लोग होते हैं, उसकी कौंसल समझ लीजिए, पावर उनके पास होती है, थोड़ी थोड़ी पावर हर एक के पास होगी। फाइनेंस मिनिस्टर के पास पावर होगी, फॉरेन मिनिस्टर के पास पावर होगी, डिफेंस मिनिस्टर के पास पावर होगी, सबके पास जो पावर वो डिजर्व करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर के पास जो होनी चाहिए उसके पास वो होगी, फॉरेन मिनिस्टर के पास जो पावर होनी चाहिए उसके पास वो पावर होगी। तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जिस तरह इंडिया के अंदर है ना
प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं उनके पास पावर है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास पावर है, बाकी जो पोर्टफोलियोज पे मिनिस्टर्स हैं उनके पास पावर है। ओके, एक मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, कलेक्टर के पास पावर है। तो ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन्हें स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए इन्होंने क्या काम किया, जो गवर्नमेंट थी उसको 3 विंग्स में डिवाइड कर दिया। आप कह सकते हो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस सिस्टम को कहते हैं एनए काउंसिल। इसमें क्या था, एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी भाई, जो सिविल सोसाइटी के अंदर मतलब आम जो सिविल प्रॉब्लम्स होती है उनके रिलेटेड वो डील करेगी। दूसरा रेवेन्यू, रेवेन्यू आ गई पैसे के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिलिट्री फोर्स वगैरह डिफेंस वगैरह का सिस्टम देखेगी, वो आ गई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दफ्तर निजामत कहा जाता था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को दफ्तर दीवानी कहा जाता था और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को दफ्तर जंगी कहा जाता था। आसान याद रखना है, देखो तीनों में दफ्तर है, दफ्तर का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, दफ्तर डिपार्टमेंट। निजामत का मतलब होता है निजाम, निजाम का मतलब होता है सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो दफ्तर निजामत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू आ गया पैसे के रिलेटेड, दीवानी है ना, दीवान सिस्टम, निजामत वाला सिस्टम, ये सॉरी दीवानी रिलेटेड टू मनी, तो ये आ गया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और जंगी, जंग फॉर, ठीक है ना, जंग से रिलेटेड है ये, तो वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, 3 विंग्स में गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इनके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका नाम था दीवान, और भी प्राइम मिनिस्टर थे आगे आए थे, लेकिन दीवान ज्वाला सहाय इंपॉर्टेंट है। दीवान ज्वाला सहाय ये कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे इनके टाइम पीरियड पे, लेकिन ये इनके फादर के टाइम पे यानी गुलाब सिंह जी के टाइम पे भी इन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है। तो अगर पूछा जाएगा कि इनमें से किसने, गुलाब सिंह और रणबीर सिंह दोनों के टाइम पीरियड में एज प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है, एज प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो एंजॉय की है, तो वो कौन था, वो था दीवान ज्वाला शाही। बाद में फिर इनके बेटे आते दीवान कृपा राम, दीवान कृपा राम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते इन्हीं के टाइम पे, रणबीर सिंह के टाइम पे। और दीवान कृपा राम कौन थे, इनके बारे में मैंने कहा था ये वही थे जिन्होंने गुलाबनामा, जो बायोग्राफी है महाराजा गुलाब सिंह जी की, वो लिखी थी। वैसे गुलाबनामा पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि आप ऑथेंटिक सोर्स है हिस्ट्री का, उस पर जो लिखी हुई होगी इंफॉर्मेशन वो सटीक होगी, एब्सोल्यूट होगी, सटीक, सटीक बोला मैंने। उसके बाद फिर क्या होता है, इनका बेटा दीवान कृपा की जब डेथ होती 1876 के अंदर, 1876 के अंदर इनकी डेथ हुई। अब महाराजा रणबीर सिंह का पीरियड कब तक है, वो तो 1855 तक है, तो इसका मतलब राजा जो है अभी भी कौन था, महाराजा रणबीर सिंह। 1876 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता है दीवान आनंद राम, ये कौन था, ये इनका बेटा था। तो ये तीनों प्राइम मिनिस्टर इनके टाइम पीरियड में रहे। दीवान ज्वाला शाही इनके टाइम पीरियड में भी रहा, गुलाब सिंह के टाइम पीरियड में। दीवान कृपा राम की बात करें तो ये इनके टाइम पीरियड पे रहा, दीवान आनंद राम ये इनके टाइम पीरियड पे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट उस टाइम की एक तरह की हेरिडिटरी पोस्ट थी। ओके, अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो पुलिस का उस वक्त काफी ज्यादा रोल था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। फ्रंटियर एक्सपेंडेशन कॉन्क्विस्ट के लिए क्या थी, मिलिट्री फोर्स अलग से थी, आर्मी अलग से थी, लेकिन विद इन द टेरिटरी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था वो किसने करना था, वो पुलिस ने करना। और पुलिस किसके अंदर आती थी, उसका नाम क्या था, उसको कहते थे वजीर वजारत, जिसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट आता था। क्लियर है। फिर आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं। देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया गया था 1869 के अंदर, और उस वक्त जो कंट्रोलर बनाया गया था, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस जिसको कहते हैं, वो थे पंडित रामकृष्ण। तो पंडित रामकृष्ण को 1869 के अंदर, तो अगर ये पूछा जाएगा रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में जब फाइनेंस डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था तो पहले कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस कौन थे, वो थे पंडित रामकृष्ण। ओके, क्लियर है। अब आप देख सकते हो, देखो कितना जबरदस्त सिस्टम लेकर आ रहे थे महाराजा रणबीर सिंह। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट किया, गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया। ओके, पुलिस के अंदर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहे थे। तो सर रिचर्ड टेम्पल इनके बारे में लिखते हैं कि ही फेल्ट हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू गॉड। देखिए बहुत ज़बरदस्त
लाइन लिखी, रिस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर द केयर ऑफ हिज पीपल, कि महाराजा रणबीर सिंह को ऐसा लगता था, वो ऐसा फील करते थे कि वो जिस तरह से वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे थे, जिस तरह से अपनी पावर्स को वो एक्सरसाइज करते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये समझ रहे हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द गॉड, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने लोगों के साथ, मुझे इसकी आंसरेबिलिटी, मुझे इसका जो जवाब है वो किसको देना है, वो ऊपर वाले को देना है। तो बहुत ही जबरदस्त लाइन लिखी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो उनको दिखाना चाहते वो गॉड फेयरिंग किंग थे। ऐसा नहीं था जैसे हम देखते हैं यूरोपियन किंग में एब्सोल्यूट डेस्पोट जो थे, बर्बन डायनेस्टी के, स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले लुई 14, 15, 16, तो उनको क्या कहा जाता है, वो क्या कहते थे, वो किस थ्योरी पे बिलीव करते थे, डिवाइन थ्योरी ऑफ गॉड। तो उसमें क्या मानते थे, वो कहते थे दैट वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, की ऊपर वाले ने हमें क्या है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर बैठे। हमारे वर्ड्स क्या है, हमारे वर्ड ही लास्ट वर्ड है, जो हम कहेंगे वही जस्टिस है। उनको कहते थे एब्सोल्यूट डेस्पोट, यानी पक्के तानाशाह, जिनके ऊपर उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो तानाशाही की डेफिनेशन फिट बैठती है ना, वो लुई द 14, 15, 16 उनके ऊपर बैठा करती थी। लेकिन तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन यहां पे सर रिचर्ड जो है इनके लिए वर्ड यूज करते कि महाराजा रणबीर सिंह क्या कहते थे, ये समझते थे दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द गॉड, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मुझे जवाब देना ऊपर वाले को कि मैं अपने लोगों के साथ क्या कर रहा हूं। इसका मतलब कि अपने लोगों के साथ, अपने जो सब्जेक्ट्स थे, जो लोग थे उनके साथ उनका बहुत 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 अच्छा बिहेवियर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए क्या काम किया गया था, बहुत ही जबरदस्त काम किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, किस स्टेट की बात हो रही, जम्मू एंड कश्मीर की, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम पे जो था, वहां पे जो लॉज थे, सिविल लॉज जो थे और जो क्रिमिनल लॉज थे, उनको पहली बार कोडिफाइड करने का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, सिविल लॉज की एक अलग से लिस्ट बना ली गई, क्रिमिनल लॉज की एक अलग से लिस्ट बनाई। भाई ये सिविल लॉज हैं, जो सिविल मैटर में जो इशू होगा, जो कोर्ट के पास आएगा, उसके साथ जो लॉज डील करेंगे उनकी एक लिस्ट बना ली। क्रिमिनल लॉज, जो क्रिमिनल इश्यूज होंगे, क्रिमिनल मैटर होंगे, किसी का मर्डर होगा, कोई चोरी करेगा, ये सारा क्रिमिनल मैटर कहलाएगा। तो उसके साथ जो लॉज डील करेंगे उनकी एक अलग से कोडिफिकेशन की गई, अलग से उनकी लिस्ट बनाई गई। और 2 लैंग्वेज में बनाया गया था, एक डोगरी थी, एक पर्शियन थी। और ये सिस्टम क्या कहलाता है, इसको कहते हैं रणबीर पीनल कोड, या इसको कहते हैं रणबीर दंड बीड़ी। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया गया था, रणबीर पीनल कोड किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो महाराजा रणबीर सिंह ने। तो बहुत आसान है याद रखना, रणबीर इसमें है तो रणबीर सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जिसके ज्यादा चांसेस है कि भाई बताओ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सिविल एंड क्रिमिनल लॉज को जो कोडिफाई किया गया था वो किसके टाइम पीरियड पे किया गया था, तो वो थे महाराजा रणबीर सिंह जी। ओके, सिविल कोड के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी ज़बीताए दीवानी, और फोर्सेस के लिए जो कोड बनाए गए थे, यानी लॉज, मिलिट्री, पुलिस वगैरह, इनके लिए जो बनाए गए थे उसको कहते हैं जंगी रणबीर दंड बीड़ी। ओके, अब कुछ कोर्ट सेटअप किए गए थे, हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे, चीफ कोर्ट सेटअप किए गए थे, नए जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो रिफॉर्म लाए जा रहे थे जुडिशरी सिस्टम के अंदर, तो उसमें जो चीफ कोर्ट्स थे उनको कहा जाता है सदर अदालत या फिर अदालत सदर। तो अदालत सदर या सदर अदालत एक ही चीज है, किसके लिए यूज किया गया था, चीफ कोर्ट्स के लिए। 1877 के अंदर हाई कोर्ट सेटअप किए गए थे, उनको कहा जाता है अदालत आलिया। और इस बार इनकी पावर जो है वो वेल डिफाइंड थी, इनका जुरिस्डिक्शन वेल डिफाइंड था। इसका मतलब है कि ये बता दिया गया था कि हाई कोर्ट की पावर क्या है, हाई कोर्ट के जजेस की पावर क्या है। ओके, तो यहां पे पावर क्या की गई थी, डिफाइंड की गई थी। पावर डिफाइंड करने का मतलब समझते हो, देखो मैंने पिट्स इंडिया एक्ट कराया था, उसके अंदर हमने देखा था कि भाई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक टसल लगी हुई थी। जुडिशरी क्या करी थी, वो इंटरफेयर कर रही थी एग्जीक्यूटिव के मैटर में, तो उसकी वजह से वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की आपस में टसल लगी हुई थी। उस टसल को खत्म करने के लिए कि अलग अलग लॉज लेकर आ रहे थे, तो उसमें भी वो सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, उसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जाकर देख लेना जिसको शौक होगा।
पॉलिटी की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर मिलेगा। खैर वो एक अलग टॉपिक है, इसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं, बस वहाँ पे एक जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की टसल थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार है। तो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे पावर्स को डिफाइन किया गया था, वहाँ पे पावर्स डिफाइन नहीं थी। देखो कहने का मतलब क्या था, पीट्स इंडिया एक्ट जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर हमने देखा था कि जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो सेटअप किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन लाया गया था, और फिर 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सेटअप कर दिया गया था, लेकिन उसकी पावर्स डिफाइन नहीं थी। इसलिए वो क्या काम करता, वो एग्जीक्यूटिव के मैटर में इंटरफेयर कर रहा था, और उसकी वजह से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में टसल लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि पावर सुप्रीम कोर्ट की डिफाइन नहीं थी। लेकिन फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और स्पेशली अमेंडिंग एक्ट जब आया था, अमेंडिंग एक तो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उसके बाद अमेंडिंग एक्ट 17, मुझे अभी उसकी डेट याद नहीं आ रही है, तो 1776 मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिफाइन किया जा रहा था। फिर क्या हुआ, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पावर्स को डिफाइन कर लिया गया था। गुलाब सिंह जी की बात करें तो उस वक्त भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ऑब्वियसली जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो होती, लेकिन उसकी पावर डिफाइन नहीं थी। यहां पे महाराजा गुलाब सिंह और रणबीर सिंह की जुडिशियल रिफॉर्म में क्या फर्क है कि यहां पे पावर्स आपको वेल डिफाइंड मिलेंगी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब बाकी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इसके अलावा क्या क्या रिफॉर्म्स की हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, उसके अलावा जो बाकी रिफॉर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए दरबार मूव 2021 है ना, ये दरबार मूव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, हर साल रहता है, क्योंकि हर साल दरबार मूव हुआ करता था। कैपिटल जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हुआ करती थी। लेकिन इस बार ही ज़्यादा चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये सिस्टम जो 1872 में महाराजा रणबीर सिंह जी ने स्टार्ट किया था, उसको 2021 में खत्म कर दिया गया। तो दरबार मूव जो कैपिटल जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट की जाती थी, जम्मू से की जाती थी श्रीनगर शिफ्ट समर्स में, और फिर विंटर्स में श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट कर दी जाती थी, इस सिस्टम को कहते हैं दरबार मूव। तो ये दरबार मूव या कैपिटल मूव का जो सिस्टम था, ये स्टार्ट किसने किया था, ये किया था महाराजा रणबीर सिंह जी ने। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद रणबीर पीनल कोड, जैसे मैंने बता दिया, इन्होंने स्टार्ट किया था। ये रणबीर पीनल कोड समझो, जिस तरह आज हमारे पास है ना आईपीसी, आप सुनते हो ना आईपीसी सेक्शन, आईपीसी की धारा ये, आईपीसी की धारा वो के तहत, तो आईपीसी का मतलब क्या, इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पे भी क्या की कोडिफिकेशन की गई है हमारे लॉज की, क्रिमिनल लॉज अलग से है, सिविल लॉज अलग से हैं। तो इसी तरह से महाराजा रणबीर सिंह ने भी कोडिफिकेशन की थी लॉज की, उनको रणबीर पीनल कोड कहा जाता था। ओके, उसके बाद देखिए रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी। पोस्टल सर्विस मैंने पहले भी कहा इनके टाइम पीरियड में स्टार्ट कर दी गई थी, और स्पेशली मुरी और श्रीनगर के बीच में। फिर बाद में टेलीग्राफ की भी मैंने बात की गई थी, और ये भी स्पेशली जम्मू टू श्रीनगर टेलीग्राफ की लाइंस बिछाई गई थी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया इन्होंने, उसकी प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी, शॉल फैक्ट्री के लिए, शॉल इंडस्ट्री के लिए, और सिल्क ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, जो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी उनको कम किया या उनको बिल्कुल एबॉलिश कर दिया, जिससे शॉल फैक्ट्री, शॉल इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की। बाद में जो मैप्स थे, जम्मू एंड कश्मीर के जो मैप्स बनाने स्टार्ट किए गए थे, वो भी इनके टाइम पीरियड में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का मैप और आसपास की जो टेरिटरीज थी, जो जो बॉर्डर शेयर करते थे जम्मू एंड कश्मीर के साथ, उसका मैप बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। मैप्स बनाने इन्होंने शुरू कर दिए थे। गिलगिट और हुंजाई को फिर से पहले भी एक बार गिलगिट को कैप्चर किया था, कुछ एरिया रहा था, वो इन्होंने पूरी तरह से उसको कैप्चर किया था। फिर हुंजा और नागर के जो लोग थे, उन्होंने मतलब वहाँ के हुंजा और नागर के एरिया के, तो इन्होंने इन्हें ट्रिब्यूट पे करना स्टार्ट किया था। ट्रिब्यूट पे करने का मतलब क्या था कि उन्होंने इनकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट की थी कि हाँ ठीक है, हम आपको अपना बड़ा भैया मानते हैं, हम आपकी सॉवरेनिटी के अंदर हैं, आपके सब ऑर्डिनेट है हम, जो आप ट्रिब्यूट हमें बोलोगे एनुअली या मंथली, हम आपको वो पे किया करेंगे। ओके, उन्होंने ट्रिब्यूट पे करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में देखिए ग्रेट फेमाइन 1877 टू 79 चला कश्मीर में। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें महाराजा रणबीर सिंह ने काफ़ी अच्छा रूल किया। इवन के इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना याद रखना कि अगर ये पूछा जाएगा कि कश्मीर वैली को जो फेमाइन हिट किया गया था किस डोगरा डायनेस्टी के रूलर के टाइम पीरियड पे किया गया था, तो वो थे रणबीर सिंह जी के टाइम पीरियड पे किया गया था, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उस वक्त इस फेमाइन से टैकल करने के लिए इवन के जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने काफ़ी प्रेज़ किया था महाराजा रणबीर सिंह को, जो उस वक्त उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से काम किया था, जिस तरह से उसके साथ डीलिंग की थी।
बाद में एक बात याद रखना, ये देखो, ये है ना RS-पुरा, तो RS-पुरा जिसको फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ जम्मू कहा जाता है, नवा शहर भी इसको कहा जाता है, ये किसके नाम पे है? ये रणबीर सिंह जी के ही नाम पे है, क्योंकि RS का मतलब क्या है? रणबीर सिंह, RS रणबीर सिंह पुरा। फिर इसके बाद ये तो हो गए इनके रिफॉर्म्स, देख लिया हमने पीछे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या किए वो देख लिया हमने, उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स ये देख लिया हमने, और उसके बाद बाकी जो रिफॉर्म्स रहे वो सब हमने देख लिए। अब 1855 में फिर इनकी भी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ के बाद इनका जो सबसे बड़ा बेटा था महाराजा प्रताप सिंह वो आ जाते हैं, और वो नए राजा, डोगरा डायनेस्टी के नए राजा बन जाते हैं। कौन? महाराजा प्रताप सिंह। तो महाराजा प्रताप सिंह के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर आएगा इस लेक्चर सीरीज के अंदर। तो डोगरा डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा, उसकी फाउंडेशन के बारे में हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर में महाराजा गुलाब सिंह के बारे में पढ़ा। उसके बाद ये इस लेक्चर के अंदर हमने महाराजा रणबीर सिंह के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम महाराजा प्रताप सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो हो सकता है इस लेक्चर में कोई कमी रही होगी। आप एक काम करना, आपको जब भी लगे किसी लेक्चर में कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ मिस हुई है, पता नहीं मैंने ये बात वीडियो से पहले बताई या नहीं, अगर नहीं बताई तो देखो, ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक लेक्चर बना लिया, लेकिन उस लेक्चर में क्या हुआ, कोई चीज़ रह गई, आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसको कमेंट में लिखा करो। इससे क्या होगा, आपको भी वो चीज़ याद रहेगी जो आपने कमेंट की हुई होगी। उसके बाद बाकी बच्चों को भी उस चीज़ का पता लगेगा, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, मेरी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, और मुझे भी उस चीज़ का पता चल जाएगा। तो नॉलेज जितना हम बांटते हैं उतना वो हमें उसका एडवांटेज मिलता है, उतना वो हमारी मेमोरी में ऐड होता जाता है। तो कोशिश करना, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है वो देखा करो। देखो मैं यहाँ पे जो कंटेंट लेकर आता हूँ वो बहुत वेल रिसर्च होता है, वेरीफाइड होता है। इन केस कहीं कभी जाकर कोई गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं खुद 2-3 बार वीडियो को देखता हूँ, मुझे अपनी वीडियोज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं 2-3 बार वीडियोज़ को देखता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं पर मैंने कोई मिस्टेक की है, ओके, तो उसको मैं नीचे कमेंट कर देता हूँ, उस कमेंट को मैं पिन करके रखता हूँ। तो देखा करो, अगर किसी वीडियो के नीचे पिन कमेंट है तो उस हिसाब से उसकी करेक्शन कर लिया करो, अगर नहीं है तो समझना कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, वेरीफाइड है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो ये था डोगरा डायनेस्टी के ऊपर लेक्चर नंबर 2। इसके बाद देखिए इस चैनल के ऊपर हर चीज़ कराई जाएगी, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ कराया जाएगा। फ्यूचर में सब कुछ कराया जाएगा आराम आराम से। अभी मैं खुद ही फ्री नहीं हूँ, मुझे खुद भी टाइम नहीं मिलता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, यूट्यूब पे डालना, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है इस चीज़ का, तो लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा आराम आराम से मैं ये सारी चीज़ें लेकर आया करूँगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके साथ जस्टिस किया होगा, इस लेक्चर के साथ जस्टिस किया होगा। थैंक यू सो मच। स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।